आइए आज हम लोग समझेंगे ब्लड्स के बारे में। ठीक है, ये वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसको मैं आप लोग को बहुत अच्छा ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में देखिएगा, जो भी ब्लड है, ब्लड हमारे शरीर में कैसा काम करता है, कैसे निर्माण होता है और इसका पूरा फंक्शन क्या है, ये पूरा वीडियो केवल और केवल ब्लड से मिलेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रुधिर। रुधिर को बोलते हैं ब्लड, यानी रुधिर जो है ब्लड है। और आइए देखिए, इसको हम लोग कहते हैं तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि ये पूरे शरीर को हमारे कनेक्ट करता है। अगर मेरा बॉडी यहाँ पे कट जाए, क्या यहाँ से ब्लड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ से कट जाए, यहाँ से भी निकलेगा। पैर में कट जाए, वहां से भी निकलेगा। यानी पूरे बॉडी को ये कनेक्ट करके रखा है, इसलिए इसका नाम है तरल संयोजी ऊतक। अब ऊतक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? ऊतक। कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? ऊतक। ऊतकों के मिलने से बनता है अंग, अंगों के मिलने से बनता है शरीर। बनता है ना मेरे दोस्त? देखो, कहने का मतलब है कि एक कोशिका है, एक कोशिका है, दोनों मिल गए क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलेंगे, अंग बनेगा। अंगों के समूह को क्या कहेंगे? शरीर। तो इसी तरह ये बनता जाता है, तो इसको ऊतक, इसलिए ऊतक कहते हैं कि बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर के, इसमें कोशिकाओं में क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सारे चीज है कि नहीं है? ये सब क्या है? कोशिका है। और इसी कोशिकाओं के मिलने से क्या बना है? तो तरल संयोजी ऊतक, यानी ऊतक बना है। अब संयोजी का मतलब मैंने बताया कि पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। और ये तरल का मतलब क्या होता है? ब्लड में आप लोग जानेंगे कि ब्लड में जो होता है यह 55% क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 45%, कितने? 45% होते हैं ए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अक्सर मात्रा इसका देखा जाए तो इसमें जो है इस प्लाज्मा का है, और प्लाज्मा जो होता है लिक्विड है। और ये सब क्या है? सॉलिड कण है, यानी ठोस ठोस कण है। आरबीसी को देखेंगे तो आपको ऐसे नजर में आएगा, डब्ल्यूबीसी कुछ ऐसा नजर में आएगा, प्लेटलेट्स भी छोटे छोटे ऐसे नजर में आएंगे। ठीक है, जो पूरे मैं आप लोग को आगे फंक्शन इसका बताऊंगा, जहां पे बनेंगे वहां पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे चीज दिखाई दे। तो इसमें ये ठोस भी कण है, प्लस में इसमें लिक्विड भी कण है, लेकिन अधिकतम कण जो है लिक्विड का है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं तरल, लिक्विड। समझ में आ गया? मैंने बताया ऊतक, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बहुत सारे कोशिका मिलकर के ऊतक बनाया है। संयोजी का मतलब क्या हुआ सर? संयोजी का मतलब हुआ कि पूरे हमारे बॉडी को कनेक्ट करता है। ब्लड जो है, कहीं आप शरीर को काट दीजिए, वहां से ब्लड निकलेगा, तो पूरा बॉडी को कनेक्ट करके रखा है कि नहीं, इसलिए इसको कहते हैं संयोजी कनेक्टिव। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला तरल क्यों कहते हैं? तो तरल कहने का मतलब है कि इसमें प्लाज्मा जो है ये 55% और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 45%, जिसमें अधिकतम मात्रा ये प्लाज्मा का है, जिसके कारण ये अधिक लिक्विड है, जिसके कारण इसको तरल भी बोला जाता है। ठीक है, आया बात समझ में? अगर मैं बोलूं कि हड्डी क्या है, तो हड्डी को हम लोग क्या कहेंगे? तरल संयोजी ऊतक कहेंगे क्या? बताओ जरा। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक ऊतक है, वो भी कनेक्टिव है, लेकिन वो लिक्विड नहीं है। ठीक है, तो वो भी क्या है? हड्डी भी एक ऊतक है, लेकिन वो तरल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है कि रुधिर मध्य त्वचा ऊतक, इसका मतलब क्या हुआ सर? कुछ समझ में नहीं आया, बताइए। चलिए देखिए, यहां पे इसको इंग्लिश में कहते हैं मेसोडर्मल। क्या कहते हैं? मेसोडर्मल। एक बात बताऊं, ये ब्लड जो बनता है ना, ये कहां बनता है उसके लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखो, ये मेसोडर्मल है, इसको मैं अभी यहीं पर आने देता हूं, आ जाओ। देखो, सबसे पहले जो होता है नर युग्मक। नर युग्मक से क्या होते हैं? शुक्राणु। क्या बनते हैं? शुक्राणु। नर युग्मक से शुक्राणु, और मादा युग्मक से क्या बनते हैं? अंडाणु, ओवम बनते हैं ना। नर युग्मक से शुक्राणु, स्पर्म,
मादा उगमक से अंडाणु ओभम, ठीक है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, निषेचन की क्रिया। देखो निषेचन की क्रिया कैसे हो रही है, ये सब स्पर्म है और ये है अंडाणु। अंडाणु जो होता है ऐसे होता है, स्पॉन्ज की तरह दिखता है, और उसमें ये जितने तेज शुक्राणु जैसे जाएंगे और उसमें होल करके अंदर चले जाएंगे। देखो ये जा रहा है, अब इसमें से जो शुक्राणु इसके अंदर चला गया, पहले जो चला गया ये बंद हो जाता है। कैसे, ये तो खुला रहता ही नहीं है। जैसे ऐसा है कि इस पे जो प्रेशर मारेगा तो इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। जैसे ये अंदर कोई भी शुक्राणु अंदर घुसा, ये स्पर्म जो है पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये उसी क्रिया को कहते हैं निषेचन की क्रिया। समझ में आया? तो जब निषेचन क्रिया होती है तो यहां से निषेचन की क्रिया के बाद यहां बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट, जिसमें जाइगोट में क्या क्या होते हैं, तो शुक्राणु भी होते हैं और अंडाणु भी होते हैं, ठीक है। और शुक्राणु और अंडाणु जैसे विकास करेंगे उसके आगे बनेगा भ्रूण। क्या बनेगा, भ्रूण, जिसको हम लोग कहते हैं इम्ब्रो। क्या बोलते हैं, इम्ब्रो। अब ये भ्रूण में उसको कहते हैं कि बच्चों का विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। 2 महीने से लेके 9 महीने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी 2 महीने के बाद से बच्चों में कुछ कुछ ऐसे चीजें बनने लगते हैं, उसके पार्ट बनने लगते हैं, शरीर के अंग बनने लगते हैं, है कि नहीं है। तो वहां से लेकर के ये प्रक्रिया पूरे 9 महीने तक चलती है। चलती है कि नहीं, चलती है। तो ये बन गया आपका इम्ब्रो, भ्रूण। इसके आगे का चित्र यहां आ जाओ, बन गया भ्रूण। अब भ्रूण में विकास होने लगा। अब भ्रूण ऐसे बनेगा डायरेक्ट बच्चे बनने शुरू हो जाएंगे क्या, नहीं ना, नहीं। आओ देखिए, इसमें 3 लेयर बनती है, 1 2 और 3, ठीक है। अभी इसमें ये जो चीजें है वो किसका है, वो जाइगोट का है। और इसके जो लेयर बन गए, इस लेयर को, प्रथम लेयर को कहते हैं एंडोडर्म। क्या कहते हैं, एंडोडर्म। क्या बोलेंगे इसको, एंडोडर्म। प्रथम लेयर को एंडोडर्म, मिडिल वाले लेयर को क्या बोलेंगे, मीजोडर्म। क्या बोलेंगे, मीजोडर्म या मीसोडर्म, ठीक है। चलिए तीसरा जो लेयर बनेगा उसको क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। और ये क्या है, भ्रूण है। और भ्रूण में बच्चा का विकास होना शुरू हो गया। अब ये लेयर बाय लेयर बनता है। इसमें जो ए लेयर होता है, ठीक है, देख रहे हैं, ए लेयर, यहां पे भी ए लेयर है, लेकिन इस लेयर को मैं रेड से हाईलाइट करना चाहता हूं। देखो मध्य त्वचा उत्तक, देखो इसको कहते हैं मेजोडर्मल। देखो तो मेजोडर्मल, यह है। इसी मेजोडर्मल में क्या बनेगा, इसी मेजोडर्मल में बनता है ब्लड। क्या बनेगा, ब्लड। यहां देखो, यहां पे लिखा हुआ है मेजोडर्मल, यानी इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले बच्चों का बनेगा हार्ट, यानी उसका दिल बनेगा, ठीक है। कहोगे सर क्या पहले दिल ही बन जाएगा, नहीं। ये जिस लेयर का मैंने बात बता रहा उसमें देखो, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, ब्लड, यानी खून बनेगा, ठीक है। तीसरा स्केलेटल मसल्स, यानी हड्डी की मांसपेशियां बनेगी, ठीक है। यहां देखो प्रथम जो लेयर है उसमें एंडोडर्म कहते हैं, उसमें क्या बनेगा, स्किन। स्किन का मतलब त्वचा। शरीर में त्वचा की आवश्यकता है ना, ये यहां से बनते हैं, ब्लड यहां से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्टोडर्म में क्या बनेगा, लंग्स बनेगा। सर फेफड़ा भी बनेगा, यस, तभी तो सारे सिस्टम काम करेंगे। फेफड़ा भी बनेंगे, लीवर भी बनेंगे एंड पेनक्रियाज, सारे चीज बनकर के रेडी होते हैं। ये प्रक्रिया एक दिन में होने वाली है, नहीं। ये पूरे लगातार 2 महीने से 9 महीने तक प्रक्रिया चलती है। जब बच्चा पूर्ण रूप से बन करके विकसित ना हो जाए तब तक उसका जन्म नहीं होता, ठीक है। ये सारे प्रक्रियाएं हो गई, इसलिए इसको कहा जाता है कि कहां ब्लड बनता है, तो ब्लड बनेगा मध्य त्वचा ऊतक यानी मेसोडर्म में, जो कि यहां पे दिखाई दे रहा है। बन गया ब्लड, देख लिए। ये किस कलर का है, रेड कलर का। यहां से ब्लड भी बनता है। क्या एक ही ब्लड ही बनता है, नहीं, ब्लड के साथ साथ हार्ट भी बनता है, स्केलेटल मसल्स भी बनते हैं, ठीक है। ये सारे चीज किस में बनते हैं, तो मध्य त्वचा ऊतक में बनते हैं। चलो यहां तक बातें समझ में आई, आ गई, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन है कि रुधिर का रंग कैसा होता है।
आप कहते हो लाल, मैंने कहा बहुत अच्छा, ब्लड का रंग लाल ही दिखता है, कटता है तो लाल दिखता है, लेकिन ब्लड में बहुत सारे चीज है, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सर उसका रंग क्यों नहीं आता है, डब्ल्यूबीसी का रंग क्यों नहीं आता है? यानी जिसकी ज्यादा संख्या होती है वही चीजें तो दिखाई देगी। तो इसमें लाल होता है और आरबीसी, इसलिए ये लाल रंग के होते हैं। लेकिन ये लाल रंग जो होते हैं ये आरबीसी में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त हेमोग्लोबिन होता है। कैसा होता है, ऑक्सीजन युक्त। सर ब्लड में ऑक्सीजन कहां से गए, आओ देखिए, देखो ये है फेफड़ा, क्या है, फेफड़ा। इस फेफड़े में हम लोग का श्वसन के माध्यम से क्या आते हैं, ऑक्सीजन, बहुत सारे गैसेज आते हैं, आते हैं ना, इसको फिल्टर कर देता है, ऑक्सीजन देता है। यहां से ऑक्सीजन युक्त ब्लड ये सारे फेफड़ा में आए। फेफड़े में ये छोटे छोटे जो कुपिकाएं दिख रहे हैं ना, जो नली के आकार के गोल गोल दिखा रहे, गुब्बारे के जैसे, एक गुब्बारे के जैसे जो रचनाएं दिख रही है, ये सारे है अल्बियोली। क्या है, अल्बियोली है। और इसी अल्बियोली में सारे ऑक्सीजन आते हैं और इसी अल्बियोली को एक बड़ा आकार देंगे तो इस तरह दिखाई, कैसे दिखाई देते हैं, इस तरह। और इसी अल्बियोली के ऊपर क्या होते हैं, पूरे रक्त वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती है पूरे शरीर की, ठीक है। और यहां से ऑक्सीजन इस ब्लड में आ जाता है, क्या आएगा, ऑक्सीजन। इसमें रहेंगे एचबी यानी हेमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन आएगा और हेमोग्लोबिन जैसे उसको खींचेगा तो क्या बना देगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यानी Hb प्लस O2 इसका सूत्र होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का सूत्र होता है। क्या होता है, Hb हीमोग्लोबिन के लिए हो जाएगा, O2 ऑक्सी के लिए, यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन को क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं शुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त, या आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक है। जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है उसको बी ऑक्सीजनित बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो इसमें ऑक्सीजन मिल गया तो इस शुद्ध रक्त हो गया, और यहां से हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है। फिर हमारे शरीर में यहां से जाएंगे पूरे बॉडी में, यहां से रक्त लीवर को भी जाएगा, यकृत को भी जाएगा, सबको जाएगा, और वहां से जो रक्त में ऑक्सीजन है उसका यूज कर लिया जाएगा। पूरा तो नहीं यूज होता है सर, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कहाँ आते हैं, बताओ, ये महाशिरा के माध्यम से आकर के फिर कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, तो ये चले जाते हैं हम लोगों को दायां अलिंद, और उससे दायां निलय में जाएंगे। फिर वहां से उसको ब्लड में पंपिंग कहेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रेशर की आवश्यकता है, तो ये हमारा जो निलय है उसको प्रेशर देगा और फिर कहाँ भेजेगा, लंग्स में भेजेगा। फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो इससे जाकर के ये हमारा शुद्ध हेमोग्लोबिन प्राप्त होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त हेमोग्लोबिन प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है HbO2, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, तब बैगनी कलर का होता है। कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। याद रखिएगा, ये हीमोग्लोबिन का रंग पूछेगा कैसा होगा, तो प्राकृतिक रूप से बैगनी होता है, लेकिन जब आरबीसी का रंग पूछेगा तो कैसा होगा, लाल, यानी रुधिर का रंग पूछेगा तो लाल, ठीक है। अब यहां से अगर हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, क्वेश्चन पूछेगा, हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो आयरन। कौन सी धातु होती है, आयरन। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त में या हीमोग्लोबिन में जैसे आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सी रोग होती है, तो एक रोग होती है जिसको कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं, एनीमिया। ब्लड में अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ सबसे ज्यादा मानव शरीर में कौन सा तत्व होता है, ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन, सॉरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे तत्व है ना, बताओ कौन से तत्व होंगे। तो इसके बाद जस्ट मैं उसी का बात बताने वाला हूं, तब तक इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए
मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बताओ, हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं ना, प्रोटीन्स भी खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फैट भी खाते हैं, सब खाते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो बेसिकली रूप से हम लोगों को शरीर में क्या मिलता है, कार्बन भी मिलता है, हाइड्रोजन भी मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है ना। प्रोटीन खाते हैं तो कार्बन भी मिलता है, हाइड्रोजन भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, सर जी नाइट्रोजन भी मिलता है, ठीक है। फैट खाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन भी मिलता है, हाइड्रोजन भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है। देखो बेसिकली रूप से होता क्या है, हमारे शरीर में जो एक कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसको हम लोग सेवन करते हैं तो इसमें से भी क्या मिलते हैं बताओ, ऑक्सीजन मिल रहे हैं। प्रोटीन्स भी खाते हैं तो उसमें से भी ऑक्सीजन मिल जाते हैं, और फैट भी खाते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन मिल जाता है। एक तो ऑक्सीजन बढ़ने का स्रोत हमारे शरीर में क्या हुआ, मुख्य भोजन भी हो गया। दूसरा, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में बहुत सारे गैसें आती है सर जी, नाइट्रोजन भी आती है, ऑक्सीजन भी आती है, कार्बन भी आती है, CO2 भी आती है, सारे गैसें आती है। लेकिन सबसे ज्यादा उसका यूज किसका किया जाता है, ऑक्सीजन। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है, कितनी होती है 21%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है O2 वायुमंडल में 21% है, ठीक है। नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, यहां पे दिखा दे। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा O2 21% है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ये सब वायुमंडल में है। लेकिन जैसे हम लोग श्वसन करते हैं ऑक्सीजन 21% आती है, नाइट्रोजन 78% आता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आ जाता है। जब हम लोग उसको कार्बन डाइऑक्साइड यानी जैसे छोड़ते हैं, श्वसन छोड़ते हैं, तो उस पीरियड में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है यह कितना बताओ, 17% भाग जो होता है इसका क्या होता है, खर्च हो जाता है। 4% खर्च हो जाता है, 17% क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन उसी तरह निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% बढ़ जाती है ना। तो उसमें से भी ऑक्सीजन भी हम लोग को क्या मिल गया, उसमें से भी ऑक्सीजन मिला, यहाँ भोजन के माध्यम से मिला ऑक्सीजन। तो दोनों में सबसे ज्यादा मानव शरीर में कौन सा तत्व होंगे, तो ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व होते हैं, तो ऑक्सीजन। एक तो ऑक्सीजन के माध्यम से यानी श्वसन के माध्यम से भी आ गए और भोजन के माध्यम से भी आ गए। तो इसकी परसेंटेज कितनी होती है पूरे बॉडी में, 65%, ठीक है। आप लोग एक दो को और नाम याद रख लेना, ठीक है। बेसिकली रूप से अगर ए ना पूछ के आपसे ए पूछा, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन की मात्रा कितनी होती है 18.5%। फिर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है 9.5% और नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है तो 3.2%। ये सब हमारे शरीर में प्रेजेंट तत्व है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ बेसिकली पॉइंट रह गए थे जो मैंने नहीं बताया था, आओ देखते हैं। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। कहाँ होता है, बोन मैरो, जो हड्डी होती है ना उसके बीच में होते हैं निर्माण इसका, वहीं पे बोन मैरो होते हैं। गर्भ में बच्चों में रक्त निर्माण कहाँ होता है, तो प्लीहा और यकृत। प्लीहा में भी रक्त निर्माण होता है, तो हाँ प्लीहा में भी रक्त का निर्माण होता है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रगाह किसी का कहते हैं, तो प्लीहा, या इसको बोलते हैं तिल्ली। किसको बोलते हैं, प्लीहा या तिल्ली को, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली रूप से आरबीसी को जब नष्ट किया जाता है 120 दिनों के बाद, तो वहां से एचबी यानी हेमोग्लोबिन बच जाते हैं, और हेमोग्लोबिन के कारण इसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं प्लीहा को। ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कौन है, तो प्लीहा ही है, ठीक है। आइए, खून की मात्रा कुल वजन का कितना परसेंट होता है, 7% से लेके 7.5% तक होती है। यानी भार के अकॉर्डिंग
ब्लड का वजन होता है। ठीक है, जितना हमारा भार है उसका 7% या 7.5% मात्रा में ब्लड होती है, खून होती है। सर मेल में खून की मात्रा कितनी होती है, कितने लीटर होती है? मेल में खून की लीटर मेल में कितने लीटर ब्लड होंगे? तो 5 से 6 लीटर। ठीक है, क्या सर फीमेल में भी इतना ही होता है? नहीं, फीमेल में कितने होते हैं? तो 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर। ठीक है, ये हमारे शरीर में रक्त है जो कि मानव में, मनुष्य में कितने हैं, यानी मेल का है तो 5 से 6 लीटर है और फीमेल में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। चलिए इसके बाद अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, हम लोग समझेंगे हेमोग्लोबिन की मात्रा। ठीक है, मैंने पुरुषों में बताया कि पुरुषों में हेमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है, महिलाओं में 4 से 5 लीटर होती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हेमोग्लोबिन की मात्रा मेल पुरुष में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ब्लड में, यानी 100 ml ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है? तो 14 से 16 ग्राम। किसमें? पुरुष में। देखो समझ में आया? महिला में कितना होता है? तो प्रति 100 ml ब्लड में हेमोग्लोबिन जो होती है वो 10 से 12 ग्राम होती है। कितनी ग्राम होती है? 10 से 12 ग्राम। मैंने बताया था कि हेमोग्लोबिन की मात्रा, हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने ये भी बताया। ठीक है, आप लोग पीछे वीडियो में देखिएगा। आइए, यहां पे है रुधिर, ब्लड। ब्लड जो है ये तरल भाग है, यानी तरल भाग में कौन आता है? प्लाज्मा। कितना परसेंट? सर जी 55%। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। ये जो पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट किसके कारण आता है? तो बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलिरुबिन, जिसमें पूरा बॉडी जो होता है क्या हो जाता है? पीलापन हो जाता है, पीला पड़ने लगता है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? बताइएगा आप लोग। ठीक है, ये बिलिरुबिन कहां बनता है? क्वेश्चन मेरा यह है कि बिलिरुबिन का निर्माण कहां होता है? तो ये होता है यकृत में। कहां होता है? यकृत में। इसी बिलिरुबिन के कारण ये प्लाज्मा का रंग हल्का कैसा होता है? पीला होता है, क्योंकि ये वर्णक ही है, पिगमेंट ही है जो कि पीला कलर का है। चलिए, प्लाज्मा में किस किस चीज का संघटक होता है? तो ऐसे में हम लोग तरल भाग कह दिए लिक्विड, लेकिन लिक्विड होने का मतलब क्या है कि प्लाज्मा में जल की जो मात्रा होती है वो 90 से 92%। कितनी? यानी 90 से 91% या 92% मात्रा में केवल और केवल प्लाज्मा में पानी होता है, इसके कारण वो तरल है। ठीक है, बात समझ में आ गया? केवल प्लाज्मा में पानी ही है क्या? नहीं मेरे दोस्त, प्लाज्मा में और भी चीजें हैं। क्या क्या है सर बताइए? प्रोटीन्स भी है। कितने परसेंट है? 8 से 9% प्रोटीन्स भी हैं। ठीक है, क्या और भी कुछ है? जी और भी है। इसमें क्या है? आयंस भी है। सर आयंस क्या होता है? मुझे तो कुछ पता नहीं। बेसिकली रूप से देखो, जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसमें नमक खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना, NaCl। देखो NaCl जब हम लोग खाते हैं तो जब ये हमारे शरीर में इसका विखंडन होता है यानी टूटता है, तो ये आयन के रूप में टूटता है, यानी Na पर प्लस और Cl पर माइनस। यही जो बेसिक रूप से प्लस और माइनस, यही क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं। तो प्लाज्मा में आयंस भी होते हैं। सर और क्या कुछ होता है क्या? यस, और होता है, ग्लूकोज भी होते हैं। ये सारे चीज का ये संघटक है क्या? प्लाज्मा, जिसमें अधिकतम मात्रा जल का है, जिसके वजह से इसको तरल भाग बोला जाता है। तब प्लाज्मा में पानी कितने परसेंट? 95%। पूरे ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा? तब 55%।
प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं? तो सर जी आपने बताया, आप जल भी है, प्रोटीन्स भी है, आयंस भी है, ग्लूकोज। क्या आप ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला जानते हैं? आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, याद रहेगा। ये है कितना परसेंट? आयंस और ग्लूकोज मिलकर के 1 से 2% पाए जाते हैं, ठीक है। अगला भाग, सर रक्त का अगला भाग तो 55% भाग तरल हो गया, बाकी क्या बचा? तो 45% भाग जो बचा वो सॉलिड बचा, यानी ठोस। क्या हमारे रक्त में ठोस कण भी है? ठोस भी कण है। मैंने तो देखा ही नहीं सर, ब्लड कटता है तो लिक्विड तरल में बहता है, कहाँ उसमें ठोस कण होता है? अरे यार होता है, आओ देखें। ये तो प्लाज्मा में 55% जो हो गया ये तरल भाग, और ठोस भाग में आ गया कोशिकाएं, जिसको कणिका भी बोलते हैं। बेसिकली रूप से हम कहें तो वो सेल्स नहीं होते हैं, कोशिका नहीं होते हैं। क्या आरबीसी कोशिका है क्या? नहीं ना, नहीं। कहोगे कैसे? सर कोशिकाओं से समूह से तो ऊतक बना है। तो तरल को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड को एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि इसमें है ही नहीं है, एक कोशिका है ही नहीं है। देखो बेसिकली रूप से कोई भी कोशिका है तो उसमें बहुत सारे कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब कोशिकाओं के अंग। अब उसमें अंग क्या होगा सर? न्यूक्लियस भी होगा, होगा ना, लाइसोसोम भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। ये सारे चीज होते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। उसमें कोशिकांगे हैं। लेकिन आरबीसी में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है? साथ ही मेरे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या नहीं बोल सकते हैं? कोशिकांग नहीं बोल सकते हैं। आरबीसी में आरबीसी में क्या नहीं पाए जाते हैं? केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक विहीन होता है, इसलिए हम लोग इसको कोशिकाएं नहीं बोल के कणिकाएं बोलते हैं। आया बात समझ में? आओ आगे देखते हैं। आरबीसी कितनी है? 41% है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में बिम्बाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिम्बाणु। और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको एक और नाम से जानते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और इसको आरबीसी को हम लोग जानते हैं इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स को जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। तीनों का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये दोनों मिलकर के कितने परसेंट है? सर जी 4%। 41% और 4% कितने हुए? 45%। तो ये 45% जो भाग हुए ये पूर्ण रूप से ठोस हैं। यानी आरबीसी का मैंने कलर बताया कि आरबीसी ऐसे गोलाकार होते हैं, डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं, और प्लेटलेट्स ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं जो काफी संख्या में होते हैं हमारे बॉडी में। मतलब 1.5 लाख से लेके 4.5 या 5 लाख प्रति घन मीटर में होते हैं। क्या? प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, ठीक है। इसकी संख्या काफी है, तो इसका मतलब है काफी छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो इस तरह का आकार होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार हमारे शरीर में बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी संख्या कम पाई जाती है, 1000 में होती है, 8000 से 9000, ठीक है। और आरबीसी मिलियन में होती है, ठीक है। मिलियन कहें तो 10 के पावर 6, ठीक है। इसलिए इसका भी आकार इसके तुलना में छोटा होता है, और इसके तुलना में इसका छोटा, यानी सबसे छोटा प्लेटलेट्स का हो गया, सबसे बड़ा कौन है? डब्ल्यूबीसी है, और उससे छोटा क्या है? आरबीसी है। आगे मैं इसका भी बनाऊंगा, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है कि यह रक्त का 45% भाग होता है। कौन? यानी कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं, ठीक है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब होते हैं। ये 3 अंगों में बटा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? बिम्बाणु भी बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। यहां पे दिया है ब्लड, और ब्लड में है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रुधिर में होते हैं, ब्लड में होते हैं ना। आओ,
ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर ब्लड, यानी शुद्ध रक्त। सर हमारे ब्लड में शुद्ध भी है अशुद्ध भी है? यस। क्या? जिस ब्लड में यानी जिस रक्त में ऑक्सीजन मिल गया उसको क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई उसको क्या बोलेंगे? सर अशुद्ध यानी इम्प्योर रक्त। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि ऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो। जिस ब्लड में क्या मिला हो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड, यानी हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बना देता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। सर इसका क्या नाम है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? HbO2, जिसको शुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला है उसको क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त कहेंगे, ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहेंगे। ठीक है, आइए, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है? रेड कलर का, और इसी के कारण हम लोग का ब्लड कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। आया बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी उसको क्या बोलेंगे? इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड यानी उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा कम है। किसकी मात्रा ज्यादा है? तो सर जी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? कम है। इसके हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन उसमें से कम है, कार्बन डाइऑक्साइड हाईली मात्रा में है। उसमें ब्लड में मिला है तो ब्लड में हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है तो क्या इसको बोलते हैं? HbCO2 यानी अनऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी अनऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अनऑक्सी हीमोग्लोबिन का सूत्र क्या होगा? HbCO2। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जिसमें जिसका कलर जो होता है वो डार्क ब्लू होता है और ब्लैक भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी अशुद्ध रक्त का कलर जो होता है वह डार्क ब्लू या ब्लैक कह सकते हैं। ठीक है, जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तब उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड, लाल। ठीक है, आइए यहां तक समझ में आया। आगे मैंने बताया था प्लाज्मा, ये सारे चीज प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा के संरचना, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं प्लाज्मा की क्या होती है। तो प्लाज्मा में आयंस भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, ग्लूकोज भी होते हैं। मैंने यहाँ पे बताया आयंस भी होते हैं, ग्लूकोज भी होती है, प्रोटीन्स भी होती है और प्लाज्मा में 92% तो पानी होती है। ठीक है, चलो आयंस में क्या आएंगे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सब क्या है? आयंस के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। मेरा मेन मकसद था इसको समझाना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो याद रखना, प्लाज्मा में एक होता है फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, एक होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, ये तीन तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं किसमें? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का मैंने केमिकल फार्मूला बताया C6H12O6। जब इसमें ऑक्सीजन मिलता है तो सर जी क्या मिलता है? हम लोग को एनर्जी भी मिलती है। एनर्जी कैसे मिलेगी? तो एनर्जी भी बनेगी, प्लस में जल भी बनेगा और CO2 भी गैस बाहर निकलेगी। तो ये है प्लाज्मा। ठीक है, चलिए सर आपने बताया कि यहाँ पे RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है। तो मैंने कहा प्लेटलेट्स के अभी हम लोग WBC के बारे में कुछ समझते हैं। ठीक है, WBC यानी श्वेत रुधिर कणिका। ठीक है, कणिका समझ में आ रहा है ना? इसको एक में बोलेंगे कणिकामय और दूसरा इसका होता है कणिका विहीन। एक में कणिका होते हैं, छोटे छोटे कणस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और एक में कोई कण नहीं होते हैं। ठीक है, आप लोग एयर देखते हो, एयर इतनी तेज आती है, इतनी तेज गति से, उसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आप लोग के बॉडी में इतना तेज गति से एयर आता है, फिर भी आप लोग को चोट लगता है? नहीं लगता है।
वो पार्टिकल नहीं है, उसमें कण नहीं होने की वजह से चोट नहीं लगता है। अगर वो अपने साथ किसी चीज को लेके आती, उड़ा के लेके आती, तो उससे लगता, तो आपको चोट लगता कि नहीं लगता ना, तो उसको पार्टिकल बोलते हैं। अब पार्टिकल विहीन इसलिए उसमें कोई कण नहीं है। ठीक है, आइए इसमें क्या होते हैं, तो इसको भी 5 भागों में बांटा जाता है। किसको? WBC को। क्या क्या देखो, 1 नंबर में है जो कणिकामय है, इसमें कण पाए जाते हैं, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और कणिका विहीन में होता है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है, मोनोसाइट्स किसका भाग है, तो WBC का। लिम्फोसाइट्स किसका भाग है, तो WBC का। याद रह जाएगा। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। और इसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, तो मैंने आपको बताया प्लीहा में भी होता है, अस्थि मज्जा में भी होता है, ये हर जगह यहाँ ब्लड जो होता है वहीं पे बनता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग RBC। इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल या बोलते हैं क्रप्सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड क्रप्सेल्स भी होता है, जो कि लाल रक्त कोशिकाएं या कणिका होता है। फुल फॉर्म पूछेगा RBC का तो आप लोग बता सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। दिखाई दे रहा है ना, इसका दूसरा नाम, RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन है, RBC का खोज किसने किया? आज तक आप लोग को मिला था यह चीज? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए RBC का खोज जो हुआ था, ये किसने किया था, तो AB लीवेनहॉक। कौन? AB लीवेनहॉक। आज तक हम लोग जानते थे कि बैक्टीरिया, सर जीवाणु का खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने किया था। सर जीवित कोशिका का भी खोज किसने किया था, लीवेनहॉक। कितना सन में, 1674। लेकिन डेड सेल का खोज किसने किया था, डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक। कब? 1665 ईस्वी में। याद है ना, एक कोशिका का खोज किए थे, लेकिन डेड यानी मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक, एंटोनी ऑन लीवेनहॉक बोलते हैं। ठीक है, ये इनका नाम है, ये खोज किए थे। ये किस चीज से खोज किए थे, इनके पास अपने पास खुद का माइक्रोस्कोप था, जिससे इन्होंने इन सभी छोटे छोटे, देखो बैक्टीरिया कितना छोटा होता है, ये लिविंग सेल्स कितने छोटे हैं, सब छोटे छोटे चीजों का खोज किया, क्योंकि इनके पास खुद का बनाया हुआ क्या था, माइक्रोस्कोप। इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो एंटोनी ऑन लीवेनहॉक को बोलते हैं, यानी AB लीवेनहॉक। आया बात समझ में? AB किसका खोज किए थे, तो RBC का खोज किए थे। RBC देखो कितना छोटा छोटा है ना, इसका भी खोज इन्हीं ने किया था। मैंने बताया था कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, RBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो होता है ना, याद रखना। भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है, यकृत में भी होता है, प्लीहा में भी होता है। आ गया बात समझ में? सर आगे बताइए। चलिए आगे, संख्या के आधार पे लाल रक्त कणिकाएं, यानी कितनी संख्या है उसके आधार पे हम लोग RBC के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, एक किस में पाई जाती है, सर मिलियंस में पाई जाती है। मिलियंस कहने का मतलब 1 मिलियन 10 लाख, यानी 10 के पावर 6। ठीक है, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, और इसको 10 के पावर 6। तो RBC की संख्या मिलियंस में है। सर आगे बताइए, प्लेटलेट्स, इसकी संख्या लाखों में है, लाख लिखा है ना,
यहां पे है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख या 5 लाख प्रति घन mm में प्लेटलेट्स की संख्या होती है। मैंने बताया आरबीसी मिलियंस में होती है, प्लेटलेट्स लाख में होते हैं, सर डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स यानी हजारों में होते हैं। ठीक है, 8 से 10,000 डब्ल्यूबीसी होते हैं। सर ये तो संख्या के आधार पर रहा, आकार के आधार में बताइए सबसे बड़ा कौन होता है? एक राज की बात बताऊं, आओ देखो, जो मिलियंस में है इसमें मिलियंस, लाख और थाउजेंड, इसमें सबसे बड़ा कौन है बताओ? ये है ना, मिलियंस ज्यादा होता है ना। ये देखो, ये लाख में है और ये हजार में है? तो देखो यहां सबसे पहले देखो आरबीसी, आकार के आधार पे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की कणिकाएं। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा होगा वो सबसे कम वाला, यानी रक्त में जितने घुली हुई मात्रा है अगर सबसे ज्यादा घुला हुआ है तो छोटा होगा, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, तो उसमें सबसे बड़ा जो होगा वो डब्ल्यूबीसी। लेकिन बच्चे अक्सर मारते हैं एग्जाम में, आरबीसी में आकार किसका बड़ा होता है? तो आरबीसी ज्यादा है, ज्यादा मारो आरबीसी को। लेकिन आरबीसी बड़ा नहीं होता है आकार में, वो छोटा होता है। आकार में कौन बड़ा होता है? डब्ल्यूबीसी, क्योंकि संख्या में क्या है? ये हजार में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। इससे छोटा कौन होता है? आरबीसी होता है। और सबसे छोटा प्लेटलेट्स। ठीक है, आया बात समझ में? चलिए सर आपने बताइए कि पुरुष में और महिला में क्या आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सब एक बराबर होते हैं या कुछ भिन्नता भी पाई जाती है? आइए समझते हैं। पुरुष और महिला, पुरुष कहे तो मेल, महिला कहे तो फीमेल। ठीक है, आरबीसी पुरुष में जो होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, महिलाओं की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा। देखो इसमें थोड़ा सा ज्यादा है और इसमें थोड़ा सा कम है। लेकिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों सेम सेम, जितना पुरुष में होगा डब्ल्यूबीसी उतना महिला में होगा डब्ल्यूबीसी, जितना प्लेटलेट्स पुरुष में होगा उतना ही प्लेटलेट्स महिला में होगा। तो इसका मतलब है ए सेम ए सेम ए सेम ए सेम, लेकिन आरबीसी जो है पुरुष में थोड़ा सा ज्यादा, कितना? थोड़ा सा, और महिला में थोड़ा सा कम। ठीक है, मैं नोट में यहां पे लिख दिया हूं, देख लो। डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पुरुष और महिला में बराबर। क्या? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पुरुष और महिला में बराबर, सेम 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 सेम। ओके, लेकिन आरबीसी में थोड़ा सा का अंतर है। बात समझ में आई? बोलो यस या नो। चलो सर इतना चीज तो आपने बता दिया, आज बताइए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, लीजिए आपके सामने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का रेशियो क्या होता है? अक्सर एग्जाम में जानते हो कैसे क्वेश्चन पूछता है? इस प्लेटलेट्स वाले को हटा देगा, क्वेश्चन पूछेगा डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो क्या होगा। मैंने सोचा कि एक ही बार में कंप्लीट करो, आ जाओ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का रेशियो पूछेगा 600:1:40। ठीक है, आया बात समझ में? दो को किसी का पूछेगा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का 1:40, आरबीसी और प्लेटलेट्स 600:14। ठीक है, आ जाएगा यहां से, याद रखिएगा इसका अनुपात डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का 600:1:40। क्लियर? बात समझ में आया? बहुत अच्छा, आ जाइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं आरबीसी के बारे में। क्या सर अभी भी कुछ बाकी है? आइए देखते हैं। आरबीसी, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह क्या होता है? 100
20 डेज, यानी 120 डेज। आरबीसी का जीवन काल क्या 120 दिन के बाद आरबीसी नष्ट हो जाता है? बिल्कुल नष्ट हो जाता है। कहां नष्ट होता है सर? देखिए यहां पे लिखा हुआ है मृत्यु। कहां होता है? यकृत या प्लीहा। कहां पे नष्ट हो जाएंगे? 120 दिन के बाद अपने आप आरबीसी खत्म हो जाएगा, वह जाकर के प्लीहा में। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं? रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान जो बोलते हैं वो प्लीहा को बोलते हैं, और उसको तिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, आइए आरबीसी का निर्माण कहां हो गया? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ठीक है, प्लीहा को एक और नाम से जानते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी वहां पे आरबीसी नष्ट होते हैं, सॉरी आरबीसी में से हेमोग्लोबिन जो नष्ट होता है वो सारा उसको छानने का काम, देखो तिल्ली खून के लिए फिल्टर का काम करती है, यानी एस्प्लिन को ही तिल्ली बोलते हैं और इसको प्लीहा बोलते हैं। वो क्या करती है? जितना भी नष्ट होता है उसको फिल्टर कर लेती है। ठीक है, वो छानने का काम करती है और वहां से हेमोग्लोबिन की मात्रा अधिक देती है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्लड बैंक। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रगाह भी किसको कहते हैं? तो उसी को कहते हैं। आया बात समझ में? बहुत अच्छा। आरबीसी, आरबीसी को ब्रेनलेस सेल्स भी कहते हैं। ब्रेनलेस का मतलब जिसमें केंद्रक नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाने की वजह से इसको हम लोग सेल्स नहीं बोलते हैं, इनको कणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कणिका। तो इसलिए इसको कहा जाता है, किसको कहेगा? यानी क्वेश्चन पूछेगा ब्रेनलेस सेल्स ऑफ डैश, यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आरबीसी। क्या होना चाहिए? आरबीसी। आरबीसी में ब्रेन नहीं होता है। ब्रेन का मतलब होता है जिसको न्यूक्लियस केंद्रक बोलते हैं, वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रेनलेस सेल्स। ओके, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्तनधारी में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या हम लोग स्तनधारी हैं या नहीं है? बताओ। और भी जानवर, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, हाथी, ये स्तनधारी है ना? बिल्कुल सर, स्तनधारी है। आपने तो एक्सेप्शन भी लिख रखा है, अपवाद, ऊंट और लामा। इन दोनों के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इसको मैंने एक्सेप्शन में लिखा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल्स, यानी कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं, क्योंकि केंद्रक ही उसका सारा काम संचालित करता है। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आई? कहीं कोई डाउट है? आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, अगर जहां पे जो चीजें कंफर्म नहीं हुई है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसको लेकर आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो बस कुछ नहीं, चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद।